Assalamu alaikum, everyone. This is Shoaib Lalani here, co-founder at FinPocket. Apologies for slight delay. We are starting this conversation now with Farooq Rashid. Farooq is director at BeFiler. BeFiler is Pakistan's largest tax filing and advisory platform. Farooq is an FCE and chartered accountant. He has more than 11 years of experience in this industry, and he has been working very closely with the financial sector, banking, and tech industry. Farooq, thank you for joining this conversation. I'll give this floor to you. Farooq, you are mute. Am I audible now? Yes, you're audible. Great. Thank you so much for your introduction. Assalamu alaikum everyone. This is Farooq Rashid here. जैसे शोएब ने बताया, I am a director with BeFiler, befiler.com, जो कि पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो है वो एक डिजिटल टैक्स एडवाइजर कंपनी है और प्रोफेशनल सर्विसेज, डिजिटल प्रोफेशनल सर्विसेज की कंपनी है. एंड हमारा जो मिशन है वाया दिस कंपनी is to make your प्रोफेशनल, आपकी ज़िंदगी का जो प्रोफेशनल सर्विसेज का एस्पेक्ट है, जिसमें आपने बहुत सारी सर्विसेज लेनी होती हैं जो कि टैक्सेशन से पर्टेन करती हैं, या फॉर एग्जांपल वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी से या लीगल सर्विसेज से या इस नेचर की बहुत सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल आप में से कई लोग अगर फॉर एग्जांपल स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, छोटी छोटी कंपनी के फाउंडर्स हैं, SMEs के फाउंडर्स हैं, या किसी ने ई-कॉमर्स का काम करना है, तो इस नेचर के हवाले से यू नीड अ लॉट ऑफ बिजनेस सपोर्ट. तो इन तमाम सारी चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना, आप तक जो है वो मिनिमल प्राइसिंग में लाना, दैट इज़ अ मिशन सच दैट पाकिस्तान का जो ओवरऑल एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप है और एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन पे कर सकें. सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट आज का हमारा ये जो सेशन है, दिस इज़ आवर कोलैबोरेशन विद FinPocket, जिसमें FinPocket ने दे हैव वेरी काइंडली अग्रीड कि हम उनकी जो यूज़र बेस है और उनकी जो ऑडियंस है उनके साथ हम ज़रा शेयर करें कि किस तरीके से, एक तो नंबर वन के टैक्स फाइलिंग की इम्प्लिकेशंस आप तमाम लोगों के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होती हैं ऑन योर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. फॉर एग्जांपल आप में से कई हज़ार जो है, फॉर एग्जांपल आप सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे, या फॉर एग्जांपल आपके कुछ दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, एंड साइमल्टेनियसली आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, या आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, या फॉर एग्जांपल यू हैव सम स्मॉल लेट्स से कहीं पे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है. तो इन तमाम सारी चीज़ों के हवाले से हाउ डू द टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट यू, आपके ऊपर इनकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, आप अपने ऊपर इस इंसिडेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते. और इन तमाम सारी चीज़ों में BeFiler बहुत आसानी से आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है. दीज आर सम की टेकअवेज जो कि हम इस सेशन में कवर कर रहे होंगे. और मेरी इस टॉक के दरमियान ही मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हमारे जो चैट का फीचर है यहाँ पे आप अपने सवालात यहाँ पे हमें भेजें, और इस सेशन के कंक्लूजन में आपकी जो भी तमाम सारे क्वेश्चंस होंगे मैं इंशाल्लाह उन्हें एड्रेस करूंगा. सो विद दैट प्रीएम्बल हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के दिल में जो होता है पाकिस्तान में, कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, आई एग्री विद पीपल के हिस्टोरिकली जो हमारे मुल्क में कॉन्टेक्स्ट रहा है, व्हेन पीपल से कि भाई हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और हमें क्यों टैक्स पे करना चाहिए, या फ़ायदा ही क्या है जब इतनी महंगाई है तो फिर हम अलग से क्यों टैक्स पे करें. तो आई ऑलवेज बिगिन माई सेशन बाय कवरिंग दिस एलिफेंट इन द रूम कि भाई ये इस एटलीस्ट इस चैलेंज को तो हम ज़रा एड्रेस करें कि आपके जहन में अगर फॉर एग्जांपल कोई रोड ब्लॉक है, कोई एक लिमिटेशन आ रही है कि आप समझना चाहते हैं कि भाई व्हाई शुड वी डू इट इन द फर्स्ट प्लेस. सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज लाइक टू एड्रेस. तो इस सवाल का जो जवाब है उसके दो एंगल्स हैं. एक तो इसमें पेनल्टी का एंगल है कि FBR अब वो पहले की FBR नहीं रही जो 10 साल पहले FBR का स्ट्रक्चर था, जो उनकी कैपेसिटी थी, जो उनकी थिंकिंग होती थी, जिस तरीके से वो काम करते थे, जिस तरीके से वो लोगों को रीच आउट करते थे या कर पाते थे. सो दिस FBR इज नॉट द सेम FBR. नाउ दे आर वेरी एक्टिवली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन
रिसेंटली अगर आपने कुछ हो सकता है ऐसे न्यूज़ प्रोग्राम्स देखे हों, न्यूज़ सुनी हो, बजट कमेंट्रीज अगर आपने सुनने का मौका मिला हो, तो आपकी हो सकता है नॉलेज में आया हो कि पहले एफबीआर के पास इस किस्म के पावर्स नहीं होते थे कि वो नादरा से या जो दूसरी एफिलिएटेड एजेंसीज हैं उनसे बड़ा कोई कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर सके, बट नाउ दे कैन डू इट। और उसके साथ साथ बड़े ही उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पॉइंटर्स कलेक्ट किए हैं। अब जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं मेरे पास, अब ये 1-2 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है, बट दिस इज द लास्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन जो कि एफबीआर ने अपने पास पब्लिकली डिस्क्लोज की हुई थी लोगों को ये समझाने के लिए कि हमारे पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके एनटीएन से कनेक्ट होती हुई। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 2 साल, मैं कम से कम 2 साल 2-2.5 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि एफबीआर ने ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी इस नेचर के नंबर्स रिलीज नहीं किए, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें कम से कम इन नंबर्स को डबल कर दिया गया होगा एफबीआर की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल एफबीआर खुद ही हमें बताते हैं कि कम से कम पाकिस्तान में 10 लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उनके पास बहुत असासे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास रजिस्टर्ड हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन होंगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होंगी, या फॉर एग्जांपल वो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, या उनकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिससे पता चलता है कि उनकी कोई ना कोई इनकम ज़रूर होगी, लेकिन वो हमें ये बताते नहीं है या वो बताना नहीं चाहते। और ये एफबीआर को इस तरीके से भी पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर एसेट्स में इंक्रीमेंट आता रहता है। जाहिर सी बात है, एक साल आपके पास एसेट्स हैं, एक लेट्स से 10 मिलियन रुपीस, अगले साल आपके पास 30 मिलियन रुपीस के एसेट्स हो जाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी इनकम है नहीं और एसेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। सो एफबीआर रियलाइजेस दिस। तो उन्होंने यही कहा है कि कम से कम 10 लाख ऐसे लोग हैं। अब यू ऑल्सो रियलाइज दिस, आई ऑल्सो रियलाइज दिस, कि ये 10 लाख का नंबर भी बहुत बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है अगर जेन्युइनली देखा जाए, जहाँ पे पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और लेट्स से इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अंडर 18 है। 60% पाकिस्तान की आवाम कहा जाता है कि अंडर 30 ईयर्स है। तो 30 इयर्स में भी बहुत सारा एक चंक ऐसा आ जाता है ऑफ पीपल हु स्टार्ट टू वर्क। और आगे जब आप देखेंगे कि जो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम है, जिसके अगर आपने क्रॉस किया है देन यू हैव टू स्टार्ट पेइंग टैक्सेस। तो एफबीआर को इस चीज़ की रियलाइजेशन है। ऐसे ही वो कहते हैं कि भाई कम से कम 74 लाख, यानी 74 लाख ही 2 साल पहले था, अब आप इसको कम से कम जो है वो 1.25 करोड़ ले लें या 1.5 करोड़ लोग ऐसे ले लें जिनकी विदहोल्डिंग टैक्सेस कलेक्ट होती हैं, जमा होती हैं, लेकिन वो लोग टैक्स अपना जो है वो रिटर्न फाइल नहीं करते और एफबीआर को अपनी जो रिटर्न फाइलिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं देते, इनकम के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं देते। अब ये विदहोल्डिंग टैक्सेस कहाँ कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ये यू कैन बहुत सारे डजन्स ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज हैं जहाँ पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपका सैलरी से डिडक्ट होगा। आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं तो ये भी हम जरा आगे देखेंगे, आपके डिविडेंड के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट होता है। आपने सेल ऑफ शेयर्स किया है तो उस ट्रांजैक्शन पे कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया तो जो बिजनेस क्लास के टिकट्स होते हैं उस पर होता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके के इलेक्ट्रिक का बिल है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से, ये इलेक्ट्रिक हो गया या जो भी आपका यूटिलिटी प्रोवाइडर है, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से आपका अमाउंट मंथली बेसिस पे एक्सीड होता है तो उससे भी आपका एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है। और कमर्शियल कनेक्शंस पे तो होता ही है, डोमेस्टिक कनेक्शंस पे भी आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड उस पे होता है। अच्छा, फिर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। सो इसी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, 1 साल पहले तक तो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में अगर आप नॉन फाइलर थे तो 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे भी आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा होता था। अब खैर बहरहाल उसको खत्म कर दिया गया, which again I believe for from documentation perspective is not a very good move. लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, एफबीआई हैज ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एनटीएन से टैग्ड है, आपके एनआईसी से टैग्ड है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एनआईसी से पर्टेनिंग एफबीआर के पास एक सैम्पल बेसिस पे आप देखना चाहें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, तो बहुत आसान है कि वो एफबीआर की एक एप्लीकेशन भी है या एक उनके पोर्टल पे टैक्स आसान पे जाके जो है ना आप साइन अप करेंगे, अपना एनआईसी वगैरह उस पर डालेंगे और वहां से आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो एफबीआर के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है आपके एनआईसी से टैग, आपको पता भी चल जाएगा। सो देन यू वुड रियलाइज कि अच्छा ये इन तमाम, आप खुद देख के हैरान होंगे
कि ये पिछले 2-3 सालों में मैंने ये इस जगह पे ट्रांजैक्शन की है, जिसकी इंफॉर्मेशन सारी एफबीआर के पास है। सो यू वुड सी कि ये, एंड दिस इज अगेन द पावर ऑफ डाटा पॉइंट्स और कंप्यूटिंग पावर और क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसकी बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मैसिव डाटा उनके पास जमा होता जा रहा है। अच्छा, ऐसे ही वो खुद कहते हैं कि कम से कम 35 लाख, अभी 35 लाख की फिगर जो थी ये अगेन 2 साल पहले थी। सो अब हम कहते हैं कि लेट्स से ये 45 लाख होंगे या 50 लाख होंगे, तो 50 लाख भी कम से कम ऐसे एनटीएन होल्डर्स हैं। एंड यू रियलाइज ये हम ऐसी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे टोटल रिटर्न फाइलिंग ही होती है मे बी 28 लाख, 30 लाख पीक जो टच हुआ, फिर वो पीछे चला गया। तो 35 लाख खुद एफबीआर बता रहे हैं कि ऐसे एनटीएन होल्डर्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने एनटीएन बना के छोड़ दिया और देन दे आर नॉट फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स। तो ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका एनटीएन है, यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो एफबीआर भी अब इस पर फोकस कर रहा है कि अच्छा, मैं और कुछ भी नाम ना करें, हम इन्हीं लोगों के इफ स्टार्ट गोइंग आफ्टर देम, तो हमारा तो टैक्स बेस वैसे ही डबल हो जाएगा। सो अगेन द पॉइंट इज, फंडामेंटल पॉइंट इज दैट एफबीआर हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और वो आपके पीछे आ सकते हैं। ना सिर्फ ये, इस बजट के अंदर तो अभी जरा हम डिस्कस करेंगे कि नाउ दे हैव दीज मैसिव न्यू पावर्स जो कि पहले उनके पास नहीं हुआ करते थे। सो इस बजट के अंदर एक ये नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें एफबीआर के पास बड़े स्वीपिंग पावर्स अब आ गए, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल वी नो कि आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियल बेसिस पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी थी और उसका जो मंथली थ्रेशोल्ड है वो इस लेवल पे आ गया, जैसे पिछले साल तक की मैं बात कर रहा हूँ, सो इट वाज 50,000 रुपीज अ मंथ। 50,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी थी तो आप ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड में आ रहे थे कि आपके सैलरी से टैक्स डिडक्ट हो रहा था, एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी इनकम से टैक्स डिडक्ट हुआ तो आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई। ऐसे ही आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल गेन पे आप टैक्स पे कर चुके हैं, डिविडेंड अगर कोई है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर चुके हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में अब आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। नाउ एफबीआर नोज दिस, क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशंस में आपका एनआईसी उनके पास है, क्योंकि जब आपने ब्रोकर अकाउंट ओपन किया, फिन पॉकेट पे आपने अकाउंट ओपन किया, वहां पे अपना एनआईसी आपने दिया, या आपके एम्प्लॉयर के पास आपका एनआईसी है और उसी एनआईसी की बेसिस पे वो टैक्स आपका एफबीआर में सबमिट करते हैं कि हमने इन साहब की ये इनकम थी, उससे ये डिडक्ट टैक्स हमने डिडक्ट किया, एंड देन वी सबमिटेड इट टू एफबीआर। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो ये तमाम चीजें कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आपके एनआईसी पे जो मोबाइल फोन्स हैं या सिम कार्ड्स हैं उनको डिसेबल कर सकते हैं अगर उन्होंने इन्फोर्स करने के लिए, अगर वो बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे आपने अपना एनआईसी दिया हुआ है, उसको वो डिस्कनेक्ट करा सकते हैं। कोई गैस कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो पिछले साल तक एफबीआर के पास ये पावर्स नहीं थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब उसके पास, उनके पास ये पावर्स आ गए हैं। सो अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर हम इन तमाम सारी कह लेंगे प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइमली अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। और इन तमाम सारी चीज़ों में बी फाइलर आपको बहुत आसानी से और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्री ये आपके लिए कैसे काम कर सकता है, एंड स्पेशली विद आवर कोलैबोरेशन विद फिन पॉकेट, तो ये भी मैं आपको इस सेशन के दौरान बताऊंगा। तो ये ज़रा आप प्लीज़ इसमें कनेक्टेड रहिएगा, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप हमें चैट में भेजते जाएं। तो मैं इंशाल्लाह आप आखिर में ये आपके तमाम सारे क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, और हाउ कैन बी फाइलर असिस्ट यू इन ऑल ऑफ दीज मैटर्स वो भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरा हम आते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, फारूक साहब हमें एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बी फाइलर को प्लेटफॉर्म को हमने देखा, ओके दे लुक क्रेडिबल, एक बात समझ आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो वंस यू डिसाइडेड तो इसके फायदे भी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए फायदे भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखें, डरने और दूर भागने और भागने की कोशिश करने का जो जवाब है, जो रीजन है, रशनैल है, मे भी उन लोगों के पास है जिनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, या इतने ज्यादा हैं कि भाई वो उसके ऊपर टैक्स पे करना उनको बड़ा नागवार गुजरता है। और मोस्टली लेकिन जो पाकिस्तान की अवाम है वो उस कैटेगरी में नहीं फॉल करती। मोस्टली उनकी जो इनकम है, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, तो उनकी इनकम से सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो जो असल जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो है एफबीआर को पैसे देना। तो वो तो ऑलरेडी आप कर चुके,
क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, वो सिर्फ ये है कि आप रिटर्न फाइलिंग करें। तो अब रिटर्न फाइलिंग जो है वो निस्बतन आसान है, और वो बी फाइलर के थ्रू तो और ही ज़्यादा, यानी 10x टाइम्स वो चीज़ आसान है। तो मुश्किल पार्ट आप कर चुके, तो अब आसान चीज़ रह गई। तो इस वजह से वंस यू डू डिसाइड टू डू इट, तो फिर आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट्स से आप मूवी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करा दें, कोई आपने प्लॉट लिया है, कोई आपने रहने के लिए अपनी जगह ली है, फ्लैट लिया है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर जो एडवांस टैक्स है 2% है, नॉन फाइलर हैं तो 4% है अगर तो आप सेलर हैं। लेकिन अगर आप परचेजर हैं तो फाइलर का 2%, नॉन फाइलर का उन्होंने 250% से उस चीज को इंक्रीज कर दिया। सो वेरी मैसिव इंक्रीमेंट्स इन द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स जो कि आपको पे करना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो बहुत एक ये परेशानी वाली बात है कि भाई आप सिर्फ बहुत आसानी से आप अपनी टैक्स फाइलिंग कर सकते थे, बहुत बहुत ही आसानी से, एंड स्पेशली विद बी फाइलर डिजिटली उसको कर सकते थे। कोई आपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, और ऑलमोस्ट फ्री तरीके से आप उसको कर सकते थे। लेकिन आपने सिर्फ उसको नहीं किया, इनिशियली इस रीज़न की वजह से आपको बहुत सिग्निफिकेंट एडवांस टैक्सेस पे करने पड़े। ऐसे ही आप आए, अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी आपने रजिस्टर अपने पास करनी है, हालांकि वो यूज्ड गाड़ी हो या वो न्यू गाड़ी, न्यू मोटर व्हीकल हो, दोनों केसेस में तो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के ऊपर उस पर बड़े मैसिव डिफरेंसेस हैं रिटर्न जो एडवांस टैक्स है उसके ऊपर। फाइलर फॉर एग्जांपल 7,500 से 2.5 लाख तक होगा डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी, और नॉन फाइलर के लिए अमाउंट्स डबल हो जाती है, मोर देन डबल हो जाती है। तो इस वजह से अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई क्यों आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। अच्छा, आते हैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप यूटिलिटी का कनेक्शन है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर 7,500 तक का एडवांस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका बिल 25,000 से महाना ज़्यादा आता है। और इन तमाम सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर सिंपली आपने क्या किया, आपने हमें रीच आउट किया, बी फाइलर पे आपने साइन अप किया, और बआसानी आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, आपने अपना स्टेटस एक्टिव फाइलर तक कर दिया। तो बहुत ही आसानी से आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके इन तमाम सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। और क्या रीजंस हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत आपके लिए अहम है, तो इनको ज़रा आपने और गौर से सुनना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं कैपिटल मार्केट्स, यानी जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं उनके ऊपर। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये अब, सो दिस ऑल्सो हैपेंड 2 years बैक, 2-3 साल पहले की ये बात है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर जो पेनल्टीज थी, पेनल्टीज से मुराद यानी उनको किस तरीके से पिनलाइज किया जाए कि अगर आप फिर भी डिसाइड करते हैं कि हमने फाइलिंग नहीं करनी है, रिटर्न फाइलिंग नहीं करनी है, बेशक हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के बावजूद हम इस हक में नहीं है कि हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो फिर एफबीआर ने, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अच्छा, फिर ऐसे लोगों को, ऐसे सिटीजन्स को हम पिनलाइज करेंगे। कैसे पिनलाइज करेंगे? उन्होंने कहा लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, जो कि आई एम अज्यूमिंग आप में से काफ़ी लोगों की होगी। तो आपकी अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका डिविडेंड आपको मिलता है तो नॉर्मली अगर उसके ऊपर जो है वो रेट ऑफ टैक्स 15% आपको डिडक्ट होकर मिलता है अगर आप फाइलर हैं तो। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये रेट डबल हो जाता है, यानी 30%। यानी साल में अगर आपको ₹1,00,000 का भी डिविडेंड मिल रहा है तो उसका, उसमें से 30,000 रुपए आपने पूरा पूरा एफबीआर को आपके टैक्स में डिडक्ट हो जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। और अगर आप फाइलर हैं तो फिर ये अमाउंट, ये क्या होगा, फिर ये 15% होगा। सो यानी डबल आपको टैक्स की हिट होगी अगर आप नॉन फाइलर रहना ऑप्ट करते हैं, इवन आफ्टर द फैक्ट कि आपको फाइलर होने से नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने एडिशनल अमाउंट तो कुछ नहीं देनी, इनफैक्ट आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्यों आपने फाइलर बनना चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं कैपिटल गेन्स के हवाले से, कि कैपिटल गेन आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, तो उन शेयर्स के ऊपर भी नॉर्मल जो रेट ऑफ टैक्स है वो 15% है जो गेन आपको मिलता है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये रेट भी डबल हो जाता है,
ठीक है, नॉर्मल रेट अगर 15% है तो फिर नॉन फाइलर्स के लिए ये डबल हो जाएगा 30%। तो अगेन जो आपने ट्रेडिंग की, जो आपने शेयर्स परचेज किए थे, आपने कहा कि अच्छा मुझे गेन हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 50,000 का गेन है, लाख रुपए का गेन है, तो अगेन लाख रुपए पे की अगर हम एग्जांपल लें तो आपको रेट ऑफ टैक्स 15% के हिसाब से 15,000 आपने देने हैं। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये डबल हो जाता है टू 30,000। अगेन वेरी सिग्निफिकेंट हिट जो कि आपको लेनी पड़ेगी अगर आप नॉन फाइलर हैं, और इसका नुकसान फायदा आपको कुछ भी नहीं हो रहा नॉन फाइलर होने का, उल्टा आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर लेट्स से आपने, अच्छा प्रॉफिट ऑन डेट ये कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने मनी मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या आपने सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, नेशनल सेविंग स्कीम्स में आपने डिपॉजिट किए हुए हैं, या बैंक्स में आपने पीएलएस अकाउंट्स ओपन किए हैं, सेविंग अकाउंट्स ओपन किए हैं, टीडीआरस में आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये तमाम सारी चीज़ों पे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाता है या इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। उस पर भी जो नॉर्मल रेट है 15% है, लेकिन अगेन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो भी डबल हो जाएगा टू 30%। हर चीज़ आपके लिए जो टैक्स रिटर्न है वो डबल हो जाता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। इसके बावजूद के जब आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आपको फाइलर बनना चाहिए, तो उसके बावजूद भी अगर आप ऑप्ट करते हैं कि नहीं मैंने अभी भी नॉन फाइलर रहना है, तो ये बहुत सारे नुकसान हैं जो आपको होंगे। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए इसकी डबल डबल इम्प्लीकेशंस हैं। उसकी वजह यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर्टीज़ में या किसी भी चीज़ में करें या कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स, आपको डबल इनफैक्ट रेट ऑफ टैक्स आपको पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर होते हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि मेरे पास अभी जो पैसे पड़े हुए हैं मैं इनको बढ़ाऊं किसी तरीके से, और असल बढ़ाना तो तब है जब आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ऊपर कवर करें। अब जब इन्फ्लेशन ही 15 to 20% है और आपका टिपिकली रिटर्न ही फॉर एग्जांपल इससे एक्सीड करना ईयर ऑन ईयर बहुत मुश्किल होता है, तो उसको भी आप टैक्स के नज़र कर दें कि भाई नॉन फाइलर होने की वजह से आप टैक्स एडिशनल पे कर दें, तो ये तो एक मेरी नज़र में बहुत बहुत ये गलत और मुश्किल फैसला हो जाएगा। तो इस वजह से अगेन मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, तो दोनों सूरत हाल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग करें, अपने स्टेटस को आप एक्टिव बनाएं, और बी फाइलर आपको इन तमाम सारी चीज़ों में किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है, एंड इट ऑलमोस्ट नियरिंग जीरो प्राइस आपको किस तरीके से आप ये सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं, इस पर भी ज़रा हम डाउन द सेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, आई एम हैप्पी टू सी कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ हमें भेजते जाएं, और मैं मॉडरेटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हमारा ये जो हमारी Do you want टॉप me है, to start asking the questions जो customers अभी sorry viewers जो अभी पूछ रहे हैं उसका मैं आपसे पूछते जाऊं, या you want to do it till the end? जी शोएब, मैं हम इसको आखिर में बिल्कुल लेंगे तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं, बट आई Perfect. वांट टू इनकरेज ऑल द लिसनर्स एंड हमारी जो ऑडियंस है कि जो भी आप हमारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो हमारे पास डायरेक्टली जूम में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो आप चैट में हमें क्वेश्चंस भेजें, और जो हमारी जो ऑडियंस है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, क्योंकि ये सेशन लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो वहाँ पे आप चैट में अपने क्वेश्चंस हमें भेज दें, और तो हमारे मॉडरेटर्स जो हैं वो उसको भी हमारे पास यहाँ पे उसको शेयर कर लेंगे, और वहाँ से फिर आई ट्राई कि आपके तमाम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग पे हो या यहाँ पे जूम पे हो हमारे पास, तो वो मैं क्वेश्चंस आपके एड्रेस करता जाऊँ। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि आप अगर टैक्स रिटर्न यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न बट यू डिड नॉट डू इट, तो उसके क्या नुकसान हैं, और अगर आप फाइल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, दैट विल फ्लो टू यू, आपको उसका बेनिफिट ही होगा हमेशा। तो अगर आपने ये बात समझ ली है, तो नेक्स्ट ज़रा हम ये समझते हैं कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न इन द फर्स्ट प्लेस, नंबर वन। और दूसरा ये कि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपने और क्या इंफॉर्मेशन एफबीआर को देनी है, जिसका हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो कि एक वेल्थ स्टेटमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है या वेल्थ एक होती है जो कि हमने एफबीआर को एनुअल बेसिस पे बतानी होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न। क्या अभी जैसे हमारे पास ये बहुत सारी ऑडियंस है
तो या जो हमारे पास लाइव स्ट्रीम में लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोगों के लिए सवाल ये है जो आप खुद से पूछेंगे कि क्या हम सबके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हम टैक्स रिटर्न फाइल करें, या हो सकता है हमें से कुछ ऐसे लोग हों जिनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं अप्लाई करती हो। तो ये क्राइटेरिया समझना जरूरी है। अच्छा, ये क्राइटेरिया जो है ये 2 क्लासेस में फॉल करता है। सो वन इज इनकम क्लास एंड अनदर इज एसेट क्लास। इनकम क्लास तो बहुत आसान है। इनकम क्लास में एक तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आपकी सैलरी इनकम है, तो अगर आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उससे आप फौरन समझ जाएंगे, अच्छा अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है सो दैट मीन्स कि मैं टैक्स ब्रैकेट में फॉल करता हूँ, तो नाउ मेरे ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मैं टैक्स रिटर्न फाइल करूँ। और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए वो जो अमाउंट है वो बन जाती है 3 लाख रुपए, और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए 4 लाख रुपए सालाना बेसिस पे, ये दोनों जो अमाउंट्स है। लेकिन एक फंडामेंटल क्राइटेरिया सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए और कैपिटल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी जिनकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आप समझें कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपका 5 रुपए का भी गेन हो गया या 10 रुपए का भी गेन हो गया, या आपको छोटे से छोटे अमाउंट का भी डिविडेंड मिला, तो दोनों सिचुएशंस में आपकी इनकम से टैक्स डिडक्ट होता है। तो और अगर आपकी इनकम से टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो ये आप समझ जाएं, दिस इज द यार्ड स्टिक कि आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आप नहीं करेंगे तो आप उन तमाम सारी पेनल्टी से एक्सपोज हो जाएंगे जो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। सो दिस इज द इनकम बेस्ड क्राइटेरिया फॉर यू। अच्छा, फिर हम आते हैं, फिर क्या है, फिर एसेट बेस्ड क्राइटेरिया है। एसेट बेस्ड क्राइटेरिया पर्टेन करता है 2 चीजों से। सो वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर इज मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स में अगेन इट्स सिंपल कि अगर आपके पास 1000 सीसी से ज्यादा की कोई गाड़ी है आपके नाम पे जो रजिस्टर्ड है, तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई आपके पास अर्बन एरिया में फ्लैट है, या आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर है, तो फिर इवन देन यू हैव टू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स। तो ये एसेट क्लासेस हमारे पास ये 2 आते हैं। वन इज मोटर व्हीकल एंड अदर इज व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की, या किसी भी अर्बन एरिया में, पाकिस्तान में किसी भी अर्बन एरिया यानी आप समझ लें जो भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, या फिर उसके बाद सेकंड टीयर सिटीज आते हैं, टाउन्स आते हैं, तो ये प्रीटी मच ये सारे अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं। स्मॉल टाउन्स को आप छोड़ दें, बाकी अगर किसी के पास कहीं फ्लैट भी है तो फिर भी आपके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। अच्छा, टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही है। टैक्स रिटर्न से मुराद क्या है, ये भी अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं। टैक्स रिटर्न से मतलब ये है कि एक डिक्लेरेशन है, एक सबमिशन है, जिसमें आप ये बताएंगे कि मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं और कहाँ कहाँ से मुझे इनकम मिली। मुझे सैलरी से इनकम मिली, मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको मैंने सेल ऑफ किया, उस पर गेन हुआ, वो मेरी इनकम थी। डिविडेंड से इनकम मिली, रेंटल इनकम मिला, या फॉर एग्जांपल मैंने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मैंने वो सेल की, वहां से मुझे इनकम मिली। तो ये तमाम सारी चीजें इनकम में आती हैं, ये हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि भाई मेरे पास एसेट्स कितने हैं। सो अगेन ये बहुत सारे लोगों के लिए एक नागुज़ीर सी सिचुएशन होती है कि हम एफबीआर को कैसे बता दें कि हमारे नाम पे क्या क्या चीज़ें हैं या कौन कौन से एसेट्स हैं जो हम कैरी कर रहे हैं। लेकिन ये आप समझें कि ये ज़माना कदीम से जो है ना, हर स्टेट की ये रिक्वायरमेंट और कोशिश होती है कि हमें ज़रा पता चले कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो कितने अमीर हैं। गरीब तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो बस यही जानना चाहते हैं कि हमारे सिटीजन्स कितने अमीर हैं, ताकि हम ज़रा डिसाइड करें कि कितना हम टैक्स जो है वो लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं या करना चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन देना वेल्थ स्टेटमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इससे कोई भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है, कोई भी इसमें एग्जेम्पशन नहीं है, आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराना होता है। इसमें हमने स्टेट को क्या बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि साल के शुरू में हमारे पास कौन से एसेट्स थे। अच्छा, फिर हमें ये बताना है कि पूरे साल में जो एसेट्स के अंदर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उसके रीजंस क्या थे। अब रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस इनकम हो सकती है, इनकम की वजह से मेरे एसेट इंक्रीज हो गए। रीजन जो है वो इनहेरिटेंस हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, फॉरेन रेमिटेंसेस हो सकते हैं। जो जो नॉन टैक्सेबल चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ये नॉन टैक्सेबल चीज़ है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐसा मुमकिन है कि किसी की कोई पार्टनरशिप थी, उसको आपने डिसॉल्व कर दिया, उसमें से एसेट्स आपको मिल गए, उससे भी आपकी एसेट्स बढ़ सकते हैं। और एसेट्स कम होने का क्या रीज़न हो सकता है,
आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आपकी वेल्थ कम हो गई। फिर मुमकिन है कि आपने इनहेरिटेंस में किसी को पैसे दे दिए, आपने गिफ्ट में किसी को पैसे दे दिए, या आपका कोई बिजनेस था उसमें आपको लॉस हो गया, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की उसमें आपको लॉस हो गया, उस वजह से आपकी वेल्थ कम हो सकती है। तो वेल्थ इंक्रीज होने के भी कई रीजंस हैं, डिक्रीज होने के भी कई रीजंस हैं। तो ये रेकन्सिलिएशन भी हमने उनको बतानी होती है कि साल के शुरू में और साल के आखिर में जो मेरे वेल्थ में चेंज आया है, वो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और वो चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। तो उस चेंज का रीजन क्या था, क्या क्या रीजंस थे, सो एक ब्रेकडाउन होता है जो कि हमने वहां पे देना होता है। सो दिस इज द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर एनी इंडिविजुअल इन फैक्ट जो कि अपना वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। यहाँ पे मैं दोबारा कहते चलूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आप हमें भेजते जाएं। ऑल्दो आई सी दैट हमें अभी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन और भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पूछते जाएं, बिकॉज एज वी से, क्योंकि मैं और हमारी टीम और बी फाइलर जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स एडवाइज़र है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको, स्पेशली जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, आप जाके देख सकते हैं अभी भी उसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं पाकिस्तान में। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी टैक्स कंसल्टेंसी या कोई भी ऐसी टैक्स एडवाइजरी नहीं होगी जिसके 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। 10,000 भी बहुत एक, मैं बहुत एक अग्रेसिव नंबर आपको बता रहा हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन के 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और इसमें सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड जो है वो हमारे कस्टमर्स हैं जिनके हम डेली बेसिस पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स टैक्स क्वेश्चंस जो हैं वो उनको एड्रेस कर रहे होते हैं और उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। तो यू कैन ऑलवेज, और ये इसका तरीकेकार कैसे होगा, बी फाइलर को आप कैसे अप्रोच करेंगे, आपके जो भी सारे क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं वो आप कैसे हमें पहुंचाएंगे और हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे, वो भी सारा मैं आपको समझाऊंगा। प्लेटफॉर्म भी मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से यू वुड फील कि भाई यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसकी एक अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस इस सेशन के दौरान और उसके बाद भी मुश्किल ही है आपको कोई इसका जो है ना वो इजी आपको एक अल्टरनेटिव मिल जाए एट ऑलमोस्ट जीरो प्राइस। एंड स्पेशली एडवाइस के हवाले से तो एडवाइस तो बिल्कुल फ्री है, विच इज़ अगेन वेरी अनयूजुअल कि ऐसा कोई भी पाकिस्तान में नहीं है जो कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव आपको एंड कॉम्प्लेक्स एडवाइस फ्री में देने के लिए तैयार हो। बट दैट इज़ आवर वैल्यू प्रोपोजिशन टू यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो। इस वजह से ये सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करने के लिए तैयार हैं जो कि बहुत से और लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस वजह से आप अपने सवाल सारे भेजते जाएं तो हम उनको भी एड्रेस करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगला अब सवाल ये है कि मेरे फॉर एग्जांपल मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज ये हम जो सेशन कर रहे हैं ये फिन पॉकेट के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस मेनली जो है वो उनके यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी सोर्स ऑफ इनकम है तो उसका तो बहुत आसान तरीका ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर से जो आपको एक एनुअल बेसिस पे इनकम टैक्स विदहोल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप सर्टिफिकेट लेके, उसमें दो अमाउंट्स आती हैं, वन इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम और दूसरी होती है कि कितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है। ये दो की फिगर्स होती हैं। ये फिर आप हमें बताएंगे, कैसे बताएंगे वो मैं आपको वंस आई टेक यू थ्रू द डेमो, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक तो सैलरी हो गया, दूसरा ये है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर आप को क्या चीज़ें अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ताकि मैं फिर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूं, और वो आपको कहाँ से मिलेगी और वो फिर आप बी फाइलर को कैसे बताएंगे, ये तमाम सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो पहले ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सो वन इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरे साल में आपने ये किया कि आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही थी जिसमें आपका गेन हुआ, कुछ में गेन होता है, कुछ में लॉस होता है, और नेट बेसिस पे एक अमाउंट आपकी बनती है कि नेट आपका गेन पूरे साल का ये है, नेट आपका लॉस पूरे साल का ये है। क्योंकि पूरे साल की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और उसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज हैं। तो जो बॉडी, जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है, NCCPL, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, उसने अपने IT सिस्टम्स में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी डेवलप कर ली है कि जो भी ट्रेड्स होंगे उसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस भी वो खुद ही वर्कआउट करके आपको एनुअल बेसिस पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट देते हैं, जो कि ज़रा हम देख भी लेते हैं। आप देखेंगे इस किस्म की एक, जो टॉप पे आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, NCCPL स्टेटमेंट होती है और इसमें पूरा वो आपको बताते हैं
कि पूरे ट्रेड्स का जो है वो क्या पर ट्रेड के ऊपर आपको क्या गेन और लॉस वगैरह हुआ, ये आपको आपके ब्रोकर से मिल जाएगी। और साथ में एक सिंगल पेजर भी वो आपको साल के आखिर में देते हैं, जिसमें आपको पूरा जो आपका गेन अमाउंट है या लॉस अमाउंट है नेट बेसिस पे आपको पता चल जाता है। सो एक ये एनसीसीपीएल की सीजीडी स्टेटमेंट है, ये आपको चाहिए होगी। दूसरा, अगर आपके पास पूरे साल में शेयर्स रहे तो एक दूसरा जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो डिविडेंड है। क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम दो होते हैं अगर आप कैपिटल मार्केट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। वन इज द अमाउंट ऑफ गेन जो कि आप ट्रेडिंग से कमाते हैं, और दूसरा यह है कि कंपनी खुद अपना जो प्रॉफिट में से शेयर अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द शेयर होल्डर्स, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। तो डिविडेंड भी अगर आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, डिविडेंड के ऊपर भी कंपनी क्या करती है कि जो उसका रेट ऑफ टैक्स है 15% जनरली, वो आपको डिडक्ट करके बकिया जो 85% है वो आपको दे देते हैं। तो वो आपको सीडीसी से मिलता है। सीडीसी में क्योंकि आपका अकाउंट ओपन होता है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, तो वो आप ऑलरेडी क्योंकि अपनी ईमेल दे चुके होते हैं, तो वो जनरली आपको खुद ही ईमेल कर देते हैं 6 मंथली या एनुअल बेसिस पे। तो ये ऑलरेडी आपके पास ईमेल में अवेलेबल होगा, जिसमें आपके पास जो भी डिविडेंड्स आए हैं उसकी सारी डिटेल्स होंगी कि पूरे साल में, वो हम देख भी लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लेट्स से जिसमें अगर आपकी जो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपको पता चल जाएगा। आपका स्टेटस आ रहा होगा, फाइलर, नॉन फाइलर, कंपनी का नाम आएगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या थी, डिविडेंड अमाउंट क्या था, टैक्स आपसे कितना कटा, और नेट डिविडेंड आपको कितना आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन भी आपको सीडीसी से मिलती है, और ये जनरली आपको ईमेल में आ जाती है। सो दिस इज द अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो भी आपके लिए एक आप समझ लें, फिर ये मैं आपको जरा इसमें बताऊंगा कि एक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको वेल्थ में बता रहा था ना कि वेल्थ स्टेटमेंट में आपने बताना होता है कि टोटल मेरे शेयर्स हैं कितने, राइट, कितने हैं, और क्योंकि आपने बताना एसेट्स मेरे पास कितने हैं, और एसेट्स में लेट से आपने बताना है कि शेयर्स मेरे पास कितने हैं। तो शेयर्स लेट से आपके पास हैं, हम कहते हैं कि चले आपके पास सुजुकी के शेयर्स हैं, या इंडस मोटर्स के शेयर्स हैं, या आपके पास फॉर एग्जांपल ओजीडीसीएल के हैं, पीपीएल के हैं, एंग्रोफर्ट के शेयर्स हैं। तो एक तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो शेयर्स की वैल्यू है वो तो ऊपर नीचे होती है। तो लेट्स से आपने 30 जून ऑफ 2022 आपने सीडीसी से स्टेटमेंट ली कि मेरे पास क्लोजिंग शेयर्स की पोजीशन क्या है, और उस शेयर्स में आपने देखा कि अच्छा उनकी अब वैल्यू ये आ रही है, क्योंकि सीडीसी के पास जो स्टेटमेंट पे वैल्यू आ रही थी वो मार्केट वैल्यू आती है। लेकिन आपने मार्केट वैल्यू नहीं बतानी, आपने बताना है कि उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या थी। अब ये चीज़ वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो इसमें फिर यू विल बी हैप्पी टू हियर कि बी फाइलर की स्पेशल एक एमओयू है विद एनसीसीपीएल एंड सीडीसी, एंड ये भी एक बी फाइलर की क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने जो सिस्टम्स हैं और जो अपने इनके आईटी सिस्टम्स हैं वो किसी को एक्सपोज नहीं करते, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैंक ग्रेड सिक्योरिटी ऑफ बी फाइलर्स टेक्नोलॉजी, और जो हमारे आईटी सिक्योरिटी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं, जो हमारी आईटी सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी हम फॉलो करते हैं, इस वजह से हमारा उनके साथ स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसमें ऐसा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बी फाइलर पे साइन अप किया और आप फिर अगर एनसीसीपीएल को ये एनओसी देते हैं उनको, क्योंकि आप उसको मैसेज के वाया जो है वो ऑप्ट करते हैं कि अच्छा आई वांट टू डू दिस, तो फिर क्या होगा, वो हमारे जो बी फाइलर के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने उसको ऑप्ट किया, तो एनसीसीपीएल डायरेक्टली बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन जो कि बी फाइलर उनको भेजेगा कि ये हमारे पास यूजर आ रहे हैं, जो हमारे पास भी यूजर है, आपके पास भी यूजर है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एनसीसीपीएल आपको ये तमाम सारी चीजें हमारे उस मैसेज के बेसिस पे भेज देगा, जिसमें आपको पूरे साल का गेन हो गया, उस पर टैक्स हो गया, और उसके अलावा आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उसकी कॉस्ट क्या थी, ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन एनसीसीपीएल आपको डायरेक्टली सेंड कर देगा, जिसकी बेसिस पे आप ये इन्फॉर्मेशन फिर बी फाइलर में फिलअप कर सकते हैं, और वहां से हम आपका टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। सो दिस इज अगेन वन वेरी एक्साइटिंग और यूनिक थिंग, क्योंकि ये पाकिस्तान में कोई भी और ऐसी कंपनी नहीं है जिसका इस किस्म का एमओयू है, जिसकी इस किस्म की ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट है विद सीडीसी और एनसीसीपीएल, और ये बी फाइलर की आईटी सिक्योरिटी की वजह से है कि उन्होंने इस चीज़ में एग्री किया है, और स्पेशल हमने एमओयू उनके साथ किया हुआ है। सो दिस इज अगेन समथिंग अनदर बेनिफिशियल एस्पेक्ट जो कि आप इस जिसका फायदा उठा सकते हैं। आगे आते हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताएंगी किस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हुए
आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। क्विकली 2-3 चीज़ें हैं टैक्स प्लानिंग के हवाले से, इसको मैं कवर करूँगा। फिर हम आ जाएंगे कि किस तरीके से बी फाइलर आपको इन तमाम सारी चीज़ों में असिस्ट कर सकता है, और फिर आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम एड्रेस करेंगे। अच्छा, टैक्स प्लानिंग क्या चीज़ होती है? सो टैक्स प्लानिंग इज़ कि किस तरीके से आप अपने टैक्स इंसिडेंस को या टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। अब ये चीज़, क्योंकि जो अभी फाइनेंस एक्ट 2022 यानी ये जो बजट अनाउंस हुआ, इससे पहले तक ये एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आपने हो सकता है सुना हो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कि हमारे पास फिस्कल प्रेशर्स गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा थे। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़, इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज़, IMF का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कि आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं हैं। तो इन तमाम सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, इस दफ़ा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ऐसे टैक्स प्लानिंग के जो एवेन्यूज़ थे, जिनसे क्या हो रहा था कि जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको इंकरेजमेंट मिलता था, उसको एक स्टिमुलेशन मिलता था, उनको बहुत सारे एवेन्यूज़ को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जिसमें एक एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि बहुत सारे लोगों को, यानी दो एसेट क्लासेस थे जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको टैक्स रिबेट मिलता था। वन वाज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज। इक्विटी सिक्योरिटीज कौन सी? एक तो वाया जो म्यूचुअल फंड्स आप करते हैं, और दूसरा जो कंपनी डायरेक्ट इशू करती है, जैसे IPOs हो गए, राइट इशू हो गया। इन इक्विटी सिक्योरिटीज के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे थे, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते थे तो उसके ऊपर जो प्रीमियम होता था, या फॉर एग्जांपल आप कोई घर लोन पे लेते थे तो उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, तो इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर आपको टैक्स लाइबिलिटी का रिडक्शन मिलता था। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये 30 जून 2022 के बाद वाला जो माली साल शुरू हुआ, उसमें इन तमाम सारी चीज़ों को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन अगर पिछले साल में आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की हुई थी, तो अभी अगर हम जो रिटर्न फाइल करेंगे 30 जून 2022 का, यानी अभी जो फाइलिंग चल रही है टैक्स 22 की, उसमें वो आप तमाम सारी चीज़ों का बेनिफिट फिर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव इसको कवर नहीं करूँगा। इसमें अगर आपके फिर फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे या तफसीली आपको अगर एडवाइस चाहिए होगी, तो आप बी फाइलर के प्लेटफॉर्म पे आके और हमारे जो इंडिविजुअल जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनसे आप बहुत आसानी से इन तमाम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं कि अभी की जो फाइलिंग आप करेंगे उसमें आप किस तरीके से उन तमाम सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ वो चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिसका बेनिफिट अगले साल में आप ले सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में हो कि गोइंग फॉरवर्ड आपने अगर अपनी प्लानिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे आसान इसमें जो है वो डोनेशंस है। डोनेशंस में ये, लेकिन कैसे किस कौन सी आपकी इनकम के ऊपर अप्लाई होगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये आपकी सैलरी इनकम के ऊपर अप्लाई होगा, या अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो उसके ऊपर अप्लाई होगा, ये आपके डिविडेंड के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये आपकी कैपिटल मार्केट्स यानी अगर कैपिटल गेन अगर आपका है उसमें अगर आपकी कोई इनकम आपकी होती है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसकी आप टैक्स लाइबिलिटी को, और वो टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 15%। तो उसकी आप टैक्स लाइबिलिटी को आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम है, या अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी डिविडेंड और कैपिटल मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है, जो इनकम है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी को इन एवेन्यूज से आप कम नहीं कर सकते। सो ये अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो वन इज डोनेशंस। डोनेशंस में ये है कि किसी आपने रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को, यानी रजिस्टर्ड किसी भी चैरिटी के इदारे को आपने डोनेशन दिया वाया बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, चेक हो, डिजिटल पेमेंट हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो, या जो वॉलेट्स हैं उसके थ्रू पेमेंट हो। तो ये सारी बैंक के थ्रू जो भी आपका ट्रांसफर होगा वो आपके पास होना चाहिए। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 30% तक कम हो सकती है अगर आपने इतना अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया है तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसे ही फिर अगर आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, या आपकी अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी सालाना इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो वो बेनिफिट कितना मिलेगा? वो 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या पर बच्चे के हिसाब से 60,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर चाइल्ड आपको मिल जाती है। लेकिन इसका भी बेनिफिट ये है कि आप अपने सालाना जो टैक्स रिटर्न है उसमें आप इसका ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, और तीसरी जो चीज़ है ये वो यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अप्रूव्ड पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ऐसे ही अप्रूव्ड पेंशन फंड्स होते हैं, यही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उनको भी मैनेज करती हैं। तो उसमें अगर लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोअर ऑफ 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम
या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम, इस पे आपको अगेन रिडक्शन इन योर टैक्स लाइबिलिटी मिलता है। और इसकी भी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो उसको भी वर्कआउट करने का आसान तरीका ये है कि हमारा जो बी फाइलर का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप बहुत आसानी से इसके नंबर्स आप रन थ्रू कर सकते हैं और बहुत आसानी से आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो कितना आपको उसमें रिडक्शन इन योर टैक्स लाइबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ टैक्स प्लानिंग के एवेन्यूज थे, और टैक्स प्लानिंग मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं, आपका जो टैक्स एक्सपेंस है वो कैसे कम कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि अभी की जो रिटर्न फाइलिंग हो रही है फॉर टैक्स ईयर 2022, उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं और उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सो वन वाज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स, या जो इक्विटी सिक्योरिटीज में आपने आईपीओ में कोई इन्वेस्टमेंट की हो, या राइट इशू में कोई इन्वेस्टमेंट की हो, या आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई पे किया हो, या आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, या फॉर एग्जांपल आपने घर किसी से बैंक से लोन पे आपने घर लिया, तो उस जैसे अभी लास्ट ईयर तक जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट में हाउसिंग फाइनेंस का बहुत एक सब्सिडाइज हाउसिंग फाइनेंस का प्रोडक्ट था जो कि बहुत ज़्यादा चला, बहुत सारे लोगों ने उसको अवेल भी किया। तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस था उसके अगेंस्ट भी आप अपनी टैक्स की डिडक्शन ले सकते थे, और इस अभी की जो फाइलिंग हो रही है उस वक्त तक आप अभी भी ले सकते हैं। तो ये जो कुछ 4-5 चीज़ें मैंने आपको नोट डाउन कराई हैं, इन चीज़ों के हवाले से अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव और एडवाइजरी आपने लेनी है तो आप बी फाइलर पे हमारे साइन अप होके जो इंडिविजुअल टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनसे आप टच में आए, ताकि ये इन चीज़ों को आप कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर सकें। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ कि उसका मैं आपको एक ब्रीफ रन डाउन दूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि वो किस तरीके से फंक्शन करता है, और फिर उसके बाद फिर आपके जो भी तमाम सवालात होंगे वो मैं वन बाय वन एड्रेस करूँगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, नाउ इज़ अ गुड टाइम कि वो आप हमारे चैट में शेयर करें। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे हमें देख रहे हैं तो वहाँ पे आप चैट पे शेयर करें, और हमारे मॉडरेटर्स वो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर लेंगे, ताकि फिर आपके तमाम इन क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करता चलूँ। तो बी फाइलर के हवाले से, सो ये हमारी वेबसाइट है bfiler.com। ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन है ऑन एंड्रॉयड गूगल प्ले, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और ऐसे ही iOS, अगर आप एप्पल की यूज़र हैं तो iOS पे भी हमारी एप्पल स्टोर के ऊपर भी हमारी ऐप है, वहाँ पे भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर तो आपकी सिर्फ 1-2 सोर्स ऑफ इनकम है, आप टैक्स सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज हैं जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशंस भी हैं, जिसमें सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी है। अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और यूएसए में भी अगर आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो वो तमाम सारी चीज़ें भी आप आसानी यहाँ से रिक्वेस्ट करके और ये तमाम फुल बुके ऑफ सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हैं। तो खैर, इसका बहुत आसान प्रोसीजर जो ये है कि आप पहले साइन अप आप करेंगे, और साइन अप में बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, आपका ईमेल है, आपका फ़ोन नंबर है, आप वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे सेटअप करेंगे, और उसकी बेसिस पे आपका साइन अप बहुत आसानी से हो जाएगा। एक दफ़ा आप साइन अप पे आ जाते हैं तो उसके बाद जो है, सो आई वांट यू टू टेक यू थ्रू द एप्लीकेशन जी। तो उसके बाद जो है ये स्क्रीन्स हैं जो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। इसमें शुरू में जो है वो कुछ प्रोफाइल के हवाले से चीज़ें हम आपसे पूछते हैं, जो कि आप जी, कुछ स्टार्ट में हम पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी नाम है, एनआईसी वगैरह है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ये ऑलरेडी हम आपसे चीज़ें मांग रहे हैं, और ये लेना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट है, और अगर इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है तो ये फिर इंफॉर्मेशन आपके लिए हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ईयर, टैक्स ईयर आप ऑप्ट करते हैं कि आप कौन से साल का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ साल मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं, 17, तो हम ऑफर कर रहे हैं बेसिकली 2016 से ऑनवर्ड।
सो 2016 से लेकर 2022 तक आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोई भी आप फाइलिंग कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। इससे पीछे भी आप कराना चाहें तो वो भी हम सर्विसेज आपको देंगे, लेकिन अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम 16 से लेकर 2022 की आपकी जो फाइलिंग है वो हम मैनेज कर रहे हैं। तो उसमें आप अपना ईयर ऑप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल ईयर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन लेट्स से टैक्स ईयर 2022 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर हमने बताना है कि मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, और वो सोर्सेज ऑफ इनकम सेलेक्ट करने के बाद फिर आगे मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी और उसकी बेसिस पे ये पूरा जो प्रोसेस है वो रन शुरू होगा। फॉर एग्जांपल आपके केस में मैं बताता हूँ कि एक जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं कि मेरा डिविडेंड या गेन है। तो ये दो चीज़ें हम बता देते हैं कि ये मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि मेरी सैलरी क्या है, तो सालाना बेसिस पे मैं बता देता हूँ कि ये मेरी 12 लाख सैलरी है। अच्छा, इसमें एडवांस ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, जो अगर किसी को टैक्स की ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है, डिटेल में वो चीज़ें बताना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप ना बताना चाहें तो आप उसको क्लिक कर दें और उसमें जो भी आपको हेल्प और चीज़ें चाहिए तो वो आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली वाया प्रॉम्प्ट्स आपको बहुत सारी हेल्प भी यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, फिर जो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें एम्प्लॉयर आपको बताता है कि पूरे साल की आपकी इनकम क्या थी और उसमें से हमने कितना टैक्स डिडक्ट कर लिया है। तो वो सर्टिफिकेट आप उनसे लेते हैं और यहाँ पे बेस्ड ऑन योर सैलरी हमारा सिस्टम खुद भी आपको कंप्यूट करके बताता है कि अगर आपकी सालाना सैलरी 12 लाख है तो उस पर टैक्स बनता कितना है। तो लेट्स से आपके एम्प्लॉयर ने भी 30,000 रुपीज़ कलेक्ट आपसे कर लिए हैं, ऑलरेडी डिडक्ट कर लिए हैं, तो इसकी बेसिस पे जो है वो आप ये ऑप्ट कर लेते हैं कि ओके यू आर गुड टू गो। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जूम में मेरे पास आप लोगों को आई होप ये स्क्रीन नजर आ रही है। हेल्प को जरा हम हटा देते हैं यहाँ से। सो वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम इसको 12 लाख कर देते हैं और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि 30,000 रुपीज़ खुद ही सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट कर देता है। उसके बाद जो है वो डिविडेंड आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है। डिविडेंड कैपिटल गेन चले हम बता देते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास है। डिविडेंड में कुछ कंपनीज का डिविडेंड है जो 7.5% पे होता है, पावर कंपनीज हैं जैसे आपको वगैरह है, और कुछ कंपनीज हैं जनरली कंपनीज का रेट ऑफ डिविडेंड होता है 15%। तो हम कहते हैं कि पूरे साल में मुझे ₹1,00,000 मिला तो टैक्स डिडक्ट मुझसे कितना हो गया वो मैं बता देता हूँ कि 15,000 का टैक्स डिडक्ट हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं नेट कैपिटल गेन। आप बता दें कि आपका पूरा कितना हुआ। फॉर एग्जांपल वही हम कहते हैं ₹1,00,000 ये हुआ और इसकी जो मेरी लाइबिलिटी बनती है 15,000 बनती है और मेरा टैक्स डिडक्ट भी 15,000 हो गया। और दूसरा आप ये बताते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ शेयर्स था कितना। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप जो है वो जो हमारा सिस्टम कनेक्टेड है NCCPL के साथ, तो उसके थ्रू ही आपको एक प्रॉम्प्ट भी रिसीव होगा और वंस आप उसको गो अहेड देंगे तो आपको NCCPL डायरेक्टली जो है वो इन्फॉर्मेशन ये सारी प्रोवाइड कर देगा, जिसकी बेसिस पे आप ये नंबर्स इजीली फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे फिर पूछा जाता है कि कोई आप रिबेट्स के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। जैसे यहाँ भी आप प्रॉम्प्ट करेंगे तो फिर आपको एक इसमें फर्दर हेल्प भी मिल जाएगी। आप कहते हैं जी मैं कुछ ना कुछ रिबेट मुझे मिलता है, तो वो आप बता देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंटरेस्ट ऑन रेंट, हाउसिंग लोन वगैरह, तो ये सारी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने पेंशन अमाउंट हमने डोनेशन दिया हुआ था, तो मैं कहता हूँ कि 50,000 रुपीज़ का मैंने डोनेशन दिया हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी, अच्छा, कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस जैसे मैंने अपने सेशन के बिल्कुल शुरू में कवर किया था कि कुछ अगर आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस पे किए हुए हैं तो वो आपने बताना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि मैंने मोटर व्हीकल रजिस्टर किया था, उस पर मैंने जो है वो कुछ एडवांस टैक्स पे कर लिया है, तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि भाई रजिस्ट्रेशन थी, व्हीकल वाज माय कार,
registration number was let's say GHU516 और टैक्स डिडक्टेड उसमें मैं कहता हूँ कि 35,000 रुपये मेरा टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेल्थ रेकन्सिलिएशन के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था कि आपने वेल्थ अपनी बतानी है, तो यहाँ पे आप ये बताएंगे कि आपकी ओपनिंग वेल्थ थी क्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले ओपनिंग वेल्थ बताएंगे। तो हम कहते हैं कि लेट्स से मेरी फॉर एग्जांपल 15 मिलियन की ओपनिंग वेल्थ है, 15 लाख की सॉरी ओपनिंग वेल्थ है। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास क्लोजिंग एसेट्स क्या क्या हैं। लेट्स से एसेट्स में आपने बताना है कि अदर एसेट्स आपके पास क्या थे। अच्छा, इसमें आप जो शेयर्स वगैरह हैं वो तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, बैंक आप बताओगे, कैश अगर आप कुछ है तो वो आप बता दोगे, गाड़ी हमने कहा है कि हमने रजिस्टर कर ली है वो आप बताएंगे, लाइबिलिटीज अगर कुछ भी नहीं है तो वो अभी हमने यहाँ पे नहीं बताना। व्हीकल टाइप मैं बता देता हूँ दोबारा कि ये कॉस्ट हमें कितनी पड़ी, कि फॉर एग्जांपल मैंने ये 8 लाख की हम कहते हैं कि गाड़ी हमने ली है, लेट्स से 8 लाख है तो मुश्किल लेकिन चलें GHI617 गाड़ी का नंबर हम दोबारा यहाँ पे दे देंगे क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो FBR में डिस्क्लोज होगी। अच्छा, बैंक हम बता देते हैं कि हमारा बैंक है लेट्स से फैसल बैंक, अकाउंट नंबर है 56767544 और कॉस्ट से मुराद बेसिकली मेरा बैंक बैलेंस कितना था साल के आखिर में, तो 3.5 लाख में कह देता हूँ मेरा बैंक बैलेंस था। अगर मल्टीपल बैंक्स हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। कैश बैलेंस मेरे पास कितना है तो साल के आखिर में लेट्स से 75,000 का कैश बैलेंस है। अच्छा, और कोई मेरे पास जो है वो कोई चीज़ है या नहीं है ट्रांजैक्शन टाइप, क्योंकि मैंने अदर एसेट्स भी कहा था कि है मेरे पास, तो मैं कह देता हूँ कि अच्छा मेरे पास रिसीवेबल है, इसको हम दोबारा रिसीवेबल कह देते हैं और अमाउंट भी मेरे पास ये ₹1,00,000 का रिसीवेबल है। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेंसेस पूरे साल के मैंने बताना है कितने हैं, मैं बता देता हूँ 3.5 लाख के मेरे पास एक्सपेंसेस हैं। इसमें अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, ना भी आप दें तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 3.5 लाख के टोटल आपने लमसम फिगर दे दी। यहाँ से फिर हम आपको आगे गाइड करेंगे। अच्छा, अब नाउ दिस शोज यू कि सिस्टम कितना स्मार्ट है। हमारा सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके बता देता है कि आपने जो हमें टोटल क्लोजिंग एसेट्स बताए हैं जो और जो आपने ओपनिंग वेल्थ बताई है और जो इनकम आपने बताई है, तो इट डज नॉट मेक सेंस। आपकी जो इनकम है वो आपकी जो वेल्थ है उसमें 980,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसे मीट होगा, आप या तो ऑप्ट कर सकते हैं कि ये मैं खुद ही कर लूँगा, या आप ये कर सकते हैं कि नहीं मैं दिस इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी, आप इसको ऑटो एडजस्ट कर लो। तो ये ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी। आखिर में एक हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप एग्री करें, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपसे दोबारा रन थ्रू कर लेंगे। यू मूव फॉरवर्ड विद दिस, आप कंटिन्यू करते चलें। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना FBR पासवर्ड और पिन आपने देना है, अगर तो आपके पास ऑलरेडी NTN है। अगर आपके पास NTN नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास शुरू में एक पहले टैब आ रहा था जिसमें द फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपका NTN बनाया जाए। पहले आप NTN बनाएंगे, आपका ये पासवर्ड और पिन वगैरह जनरेट होगा, उसके बाद फिर आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर ऑलरेडी आपका NTN है तो इन्फॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि मल्टीपल चीज़ें ऑप्ट की हुई थी तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे जो सिर्फ 2022 की रिटर्न फाइलिंग है वो करनी है, बाकी चीज़ें मैं सब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल ये सिलेक्ट किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हैं कि प्राइसिंग आ रही है 2650। अच्छा, ये जो प्राइसिंग है ये 1 साल की है, और यानी एक आप इंडिविजुअल आपकी 1 साल की जो 2022 की फाइलिंग है दैट इज 2650। और जो रिटर्न फाइलिंग की नॉर्मल प्राइस है दैट इज ₹400। और इसमें साथ साथ क्या इंक्लूड है इसी प्राइस के अंदर, इसमें आपकी 500,000 रुपीज़ की यानी 5 लाख तक की डिसेबिलिटी एंड डेथ की इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर आपका कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो 25,000 का इसमें जो है वो 25,000 का मेडिकल कवर भी इंक्लूडेड है नॉर्मली। लेकिन अगर आप फिन पॉकेट के वाया हमारे इस प्लेटफॉर्म को रीच आउट करते हैं और हमारे पास रजिस्ट्रेशन करते हैं, रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो आपका जो 400 रुपीज़ का NTN है वो हम फ्री में बना देंगे। और जो ये हमारी जो रिटर्न फाइलिंग की प्राइस है 2650, ये भी हो जाएगी 2400।
और आपको ये जो 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है ये भी आपको मिलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी और एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे अगर आप वाया फिन पॉकेट जो है, और फिन पॉकेट इसका फिर जो स्पेसिफिक कोड है, जो प्रोमो कोड है वो आपके साथ शेयर भी करेगा, वो फिर आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना है जब आप फाइनली आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से फिर आप अपने इस एडिशनल डिस्काउंट को आप अवेल भी कर सकते हैं। तो सो आप जब साइन अप होंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, सो ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आपको एटलीस्ट कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी और क्या इसमें किस तरीके से रिपोर्ट होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता एंड आई वांट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ मैटर्स, तो वो जो डिस्कशन करने के लिए सो वी आर अवेलेबल ऑन फोन, व्हाट्सएप, ईमेल, ऑफिस आवर्स में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको एक पर्सनल टैक्स कंसल्टेंट जो है वो असाइन होगा और उनसे फिर आपके जो भी तमाम क्वेश्चंस, कंसर्न्स, क्यूरीज हैं, तमाम सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप आई बीन एबल टू address most of the questions that you had in the first place, और आई होप ये ओवरऑल जो बी फाइलर का पूरा जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई है इसमें ये भी आपको थोड़ा कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस तरीके से इसके थ्रू आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका है रिटर्न फाइलिंग का या प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करने का, उससे ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, यूज़र फ्रेंडली है और एट मिनिमल कॉस्ट है, प्राइस यानी समझे ना होने के बराबर है। सो हैविंग सेड दैट, अब हम ये करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ जाते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में उन्होंने पूछा है कि जो एफबीआर के पोर्टल का नाम है वो आप बताएं। टैक्स आसान के नाम से उनका एक पोर्टल है, उसमें आप वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। आइरिस भी है, आइरिस में भी आप कर सकते हैं, वरना ऐप है उनकी टैक्स आसान, उसके थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं। So, so the next question is from Ahmad. He's asking कि is there a minimum requirement कि अगर आपका टैक्स जो कैपिटल गेन टैक्स है या आपके डिविडेंड गेन डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है, अगर वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो ही आपने टैक्स फाइल करना है, अदरवाइज आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। इज दैट सच अ रिक्वायरमेंट? सो जैसे मैं इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से आपको बता रहा था, सो दिस डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ इनकम। रिटर्न फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है ना उसके दो थ्रेशोल्ड्स, वन इज द इनकम थ्रेशोल्ड, अनदर इज द एसेट थ्रेशोल्ड। तो इनकम थ्रेशोल्ड में अगर तो आपकी सैलरी इनकम है तो उसमें तो थ्रेशोल्ड है, लेकिन अगर आपकी इनकम है फ्रॉम कैपिटल गेन्स या आपकी इनकम है फ्रॉम डिविडेंड तो उसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी अगर अमाउंट है जो कि आपको मिला और उससे टैक्स डिडक्ट हो गया, तो नाउ यू आर लीगली रिक्वायर्ड कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें irrespective of the amount of dividend or the capital gain. Thank you for responding to that question. Next is from Amaz Khan. He's asking कि REITs के ऊपर जो है वो dividends different amount पे लगते हैं या same amount पे लगते हैं, and how it's different? असल में जो रीट का मॉडल है वो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का जनरली क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है तो उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो वाकई डिफरेंट है। अब जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर इट इज़ अराउंड आई थिंक 10% या 12%, लेकिन रीट्स का आई हैव टू डबल चेक इन एनी केस, वो या तो अगर आप बी फाइलर पे भी हमारे पास आ जाएं तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको एड्रेस हो जाएगा। लेकिन ये है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स नेचर इट इज़ नॉट डिफरेंट, नॉट एनी डिफरेंट एट ऑल फ्रॉम नॉर्मल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स। लेकिन जो फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है लेट्स से 15% है, या जैसे पावर कंपनीज हैं जैसे हपको है, पैपको है, कैपको है, उसके ऊपर 7.5% है। तो ऐसे ही रीट्स पे आई बिलीव वाकई वो रिड्यूस है, तो इट इज 10% या 12%, तो है वो रिड्यूस्ड, लेकिन बहरहाल उसकी जो नेचर है वो दैट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिविडेंड्स। उसमें भी जैसे आपको डिविडेंड मिलेगा सेम अमाउंट ऑफ टैक्स आपका वहाँ पे भी डिडक्ट हो जाएगा, बट फॉर एग्जैक्ट रेट आप बी फाइलर पे अगर सो वंस यू कनेक्ट विद आवर पर्सनल जब आपको कंसल्टेंट एलोकेट होगा तो वो रेट भी आपकी कॉन्फर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी। Thank you. I think the next question is from overseas Pakistani. They are asking कि
क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को टैक्स फाइल करने की जरूरत है? सेकेंडली, अगर पहले उन्होंने पाकिस्तान में रेसिडेंट थे, नाउ दे हैव मूव्ड अब्रॉड, तो क्या उनको भी फाइल करने की जरूरत है अपनी इनकम वगैरह? एंड द अदर थिंग इज कि जो उनको विथ होल्डिंग टैक्सेस उन्होंने पे किए, तो क्या जो है टैक्स फाइल करने के बाद उनको वो रिफंड होते हैं या नहीं? अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, सो नाउ देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू दिस क्वेश्चन. सो वन इज के ओवरसीज पाकिस्तानीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न और नॉट. तो अब इसका आसान सवाल जवाब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन what kind of economic and financial activity are you continuing to engage in Pakistan. अगर फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं लेकिन आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं पीछे पाकिस्तान में, और अभी भी लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, आप इनकम भी कमा रहे हैं, रिटर्न भी आप कमा रहे हैं, जिसके ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है. तो अगर लेट्स से आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है बट देन यू आर अ नॉन फाइलर, तो ऐसी सिचुएशन में it does not make sense for you to be a non-filer simply because you're an overseas Pakistani. उसकी वजह ये है कि वैसे तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बताऊं कि अगर आपकी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, या आपने आरडीए अकाउंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट की और आपकी सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न पर से. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम्स हैं. एक ये तो सिस्टम्स का डिस्कनेक्ट है कि फॉर एग्जांपल आपने आरडीए के थ्रू इन्वेस्टमेंट की, फिर उसको उसी तरीके से उसकी डेजिग्नेशन होना टू द कंसर्न कंपनी एंड एनसीसीपीएल एंड सीडीसी, इसमें बाज़ का डिस्कनेक्ट है. ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की. अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि फाइलर के ऊपर रेट है 2%, नॉन फाइलर का रेट वो 250% से बढ़ जाता है. अच्छा, फॉर एग्जांपल अब आपने प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की, आपकी रजिस्ट्रेशन होने जा रही है. अब आप जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसको ये कहते हैं कि मैं नॉन फाइलर तो हूँ लेकिन मैं नॉन रेजिडेंट हूँ और मेरे ऊपर ये रिटर्न रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती. तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं. वो आप कहेंगे हमारे रिकॉर्ड्स में आप नॉन फाइलर आ रहे हैं, तो हम तो जो नॉन फाइलर का रेट है वही आपके ऊपर अप्लाई करेंगे. तो इफ़ यू रियली वांट टू अवॉइड दैट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक लॉस, तो फिर ज़रूरी है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नॉन फाइलर, जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और इस किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो इट्स बेस्ट कि आप रिटर्न फाइलिंग करें पाकिस्तान में, लोकल वेल्थ स्टेटमेंट भी आप जमा कराएं, और उसमें जो पाकिस्तान की इनकम और पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करें. फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स वो आप डिक्लेयर ना करें, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं. तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर एटलीस्ट जो लोकल इनकम है और जो लोकल आपके एसेट्स हैं उनको आप डिस्क्लोज कर दें. तो ऐसी सिचुएशन में आपने जो एडवांस टैक्स वगैरह भी पे किया होगा, आप उसको एज एन एसेट शो करके यू कैन कंटिन्यू टू कैरी इट फॉरवर्ड, और आप फिर सब्सिक्वेंटली उसका रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं. सो आई होप दैट एड्रेसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. Thank you, Farooq. I think the next question is very important about कि अगर आप पहली बार टैक्स फाइल कर रहे हैं, यू बिकमिंग टैक्स फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आपने कितने साल का, पिछले कितने सालों का टैक्स फाइल करना चाहिए एक साथ? What's the recommendations? And the second, I think the question is follow up. It's different, but अक्सर ये होता है कि this is general. लास्ट ईयर, जो लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर जो लोगों ने फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलिंग की थी, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो एफबीआर की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई थी कि आप जो है फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. सो हाउ डू यू हेल्प इन दैट सिचुएशंस एज वेल? अच्छा, अगर कोई फर्स्ट ईयर फाइलर्स हैं तो सो देयर इज नो सेट रूल कि आप कितने सालों की करें. जो असल लीगल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस जिस साल में आपके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी टू फाइल योर टैक्स रिटर्न, तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न फॉर दैट ईयर. अब वो 10 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 7 साल हो सकते हैं. ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि अच्छा आप एक्चुअली तो रिक्वायर्ड थे कि आप 10 सालों से करें, लेकिन चलें अब आप आ रहे हैं तो आप 2 सालों का कर दें, 3 सालों का कर दें. सो दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर. बट लेकिन एक ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोशिश करें कि आप जितने सालों का कर सकें, अब 2 साल हो, 3 साल हो, वो ज़्यादा बेहतर है. सो इसमें यानी समझें यू हैव टू चूज बिटवीन लेसर ऑफ द ऑल द इवल्स अवेलेबल टू यू. तो लेसर इवल ये है कि आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट फॉर लॉट ऑफ इयर्स, तो आप जितने सालों का अभी कर सकें आप करें. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा ये कि जो हमने अभी सो फार जो मैंने आपको अपनी वैल्यू ऑफरिंग बताई
कि हम ये प्राइस चार्ज करेंगे और हम इसमें ये आपका टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब इस वैल्यू ऑफरिंग के अंदर क्या क्या है? सो पहली तो चीज़ है टैक्स एडवाइजरी, यानी फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ एंड आई एम आंसरिंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, तो नॉर्मली समवन ऑफ माय बैकग्राउंड और वो आपको 1 घंटा दे, सो ये घंटा फॉर एग्जांपल हो सकता है कई लाखों का हो, लेकिन बट बी फाइलर addresses all of these questions and concerns and queries that you might have free of any charge। ये सवालात क्योंकि once you sign up और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उसके बाद यू फ्री कि आप हमसे रीच आउट करें, आप हमसे सवाल पूछें, आप हमसे एडवाइजरी लें। जब तक आप हमें ये नहीं कहते कि अच्छा अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, अब आप एफबीआर के पोर्टल में जाके आप हमारा रिटर्न फाइल करें, तब तक नो चार्जेस एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि देयर आर नो फ्री कॉफ़ीज कह लें या टीज़ कह लें, टी भी आजकल महंगी हो गई है, सो नो फ्री कप ऑफ कॉफ़ी, ये भी नहीं है कहेंगे जब तक आप हमें ये नहीं कहते कि आप रिटर्न फाइलिंग करें। ठीक है, तो यहाँ तक तो नो चार्जेस फ्रॉम देयर। फिर आप कहेंगे कि रिटर्न फाइलिंग कर दें, तो उसके फिर जो मैंने आपको बताया 2650 पर ईयर के चार्जेस हैं। आप फिन पॉकेट के थ्रू आ रहे हैं तो 2400 रुपये के चार्जेस हैं, जिसमें 5 लाख की इंश्योरेंस भी कवर्ड है। हमने आपका रिटर्न फाइल कर दिया, एक वो चैप्टर क्लोज हुआ। वहां से आगे जाएं, फिर आपको कोई नोटिस आता है, कोई कम्युनिकेशन आती है, कुछ भी आता है, तो उसमें भी वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। यानी आपकी जो हैंड होल्डिंग है, जो आपकी एडवाइजरी है, क्योंकि हम एक होता है ना जो एक रेनी सीजन में आ गए, ऐसा नहीं है। दिस इज अ फुल फ्लेज कंपनी जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इंटरनेशनल फुटप्रिंट हमारा बढ़ता जा रहा है। और नेशनल लेवल पे तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ दैट वी आर विदाउट अ डाउट the largest tax advisor in the whole of the country, पूरे पाकिस्तान में, and this is guaranteed। तो क्योंकि इतना किसी का फुटप्रिंट है ही नहीं, इतनी बड़ी टीम भी किसी की नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, एफबीआर में कनेक्ट इतना अच्छा किसी का भी नहीं है, बिकॉज वी आर इन द स्टेप्स कि जहाँ पे हम एफबीआर आइरिस के साथ भी प्लेटफॉर्म की हम डायरेक्ट एंड टू एंड इंटीग्रेशन करने लगे हैं। सो दैट इज अगेन समथिंग इन विच बी फाइल इज वेरी यूनिक। तो ये बाद की जो हैंड होल्डिंग है, एडवाइजरी है, इन तमाम सारी चीज़ों में भी वी आर देयर फॉर यू, बट उसकी प्राइसिंग सेपरेटली नेगोशिएट होती है सेपरेटली, क्योंकि वो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। वो फिर दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बट हैविंग सेड दैट वी आर विद यू इन ऑल ऑफ द स्टेजेस। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Farooq, so much. Thank you for doing this session. So we would conclude this session, and those who have joined us this session, regardless if you're a FinPocket user or not, we'll send you an email, registered email जो आपने की है, उस पे हम आपको एक promo code share करेंगे, and you can use that promo code to sign up on BeFiler। And when you do, जैसे फारूक ने बताया, जैसे आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है वो you can avail that discount। And if any one of you have any further questions, because we are concluding our session now, if you have any other questions, you can reach out us at info@finpocket.pk, and we'll share those questions with Farooq, and then Farooq can respond to that. Thank you so much for joining this session. शोएब, अगर आप 2 मिनटों की इजाजत दें। Sure। पीटी साहब का क्वेश्चन है, मैं आई वांट टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी ऐप जो है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टैक्स आसान? ये अज़दक साहब है। तो आई थिंक इनकी चैट में भी मुस्तकिल नीचे आए जा रहे हैं, तो इफ़ यू काइंडली स्टॉप दैट तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। खैर, तो सो हाउ इज आवर ऐप डिफरेंट फ्रॉम टैक्स आसान? टैक्स आसान देखें, एफबीआर ने क्या किया है कि उनका एक प्लेटफॉर्म है आइरिस, ठीक है, उसका उन्होंने एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन, और मैं आपको ये भी इन वेरी कैंडिडनेस आपको मैं बताता चलूँ, बिकॉज एज आई सेड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद एफबीआर। तो ये ऐप का आइडिया सिंप्लीफाइड, ये तमाम सारी चीज़ें ये BeFiler से ही आया है एफबीआर को, एंड आई कैन टेल यू दिस विद 100% कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। तो एफबीआर ने ये चीज़ बाद में इंट्रोड्यूस की, BeFiler ने पहले की, एक बात। दूसरी बात ये कि एफबीआर ने, जैसे आइरिस है उनके पास, ऐसे ही उन्होंने एक ऐप सिंप्लीफाइड बना दी कि चलें इसके थ्रू आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि देखें ना, आपने मुझसे एक सवाल ये पूछा
दूसरा आपने सवाल फिर म्यूचुअल फंड्स के हवाले से पूछा, स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछा, किसी ने अपने पेरेंट्स के हवाले से सवाल पूछा हुआ है। तो द क्वेश्चन, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप को अपने नॉलेज बेस और टैक्स एक्सपर्टीज के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कहें कि अच्छा मैं एफबीआर को विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प, जो कि मुझे सालाना बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे 2500 रुपए, जिसमें आप मुश्किल से एक अच्छा स्टेक आजकल ले सकते हैं, उस पर मिल रही है, तो क्या मैं वुड आई ऑप्ट फॉर दैट, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझे एडवाइस करेंगे 2400 रुपए सालाना बेसिस पे, या मैं एफबीआर की टैक्स आसान ऐप पे खुद जाके उसका जवाब, उनकी तमाम सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मैं जमा करा दूंगा, एंड देन आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद मुझे कितने नोटिस आएंगे, और मे बी क्या मैंने एरर्स या ब्लंडर्स किए हों, या क्या मिस रिपोर्टिंग की हो, या मैं खुद को कितने बड़े टैक्स लाइबिलिटी से एक्सपोज कर रहा हूँ। सो ये मेरा आपके सवाल है, वो आपसे सवाल है, एंड दिस विल ऑल्सो बी माई एक कॉन्टेम्पलेशन नोट, जिस पे मैं आपको छोड़ना चाहूँगा। और इसके बाद आपके जो भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, आप बी फाइलर पे डायरेक्टली भी साइन अप होके, एक तो शोएब साहब ने ये info@finpocket.pk भी शेयर किया है, बट आई वुड से कि आप ताकि इसमें क्या होगा कि थ्री ट्राइंगल कम्युनिकेशन जो है ना, दैट क्रिएट इश्यूज। तो आप डायरेक्टली भी बी फाइलर पे आके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उन्हें भेजें हमारे पास, एंड यू विल फील द डिफरेंस इंशाल्लाह। So having said that, thank you so much for attending this session. I had a wonderful time. Hope आपके लिए भी एक अच्छा informative session रहा हो. Thank you so much, and do stay connected to both FinPocket and BFiler. Thank you. Thank you so much, Farooq. Thank you, everyone. Thank you for joining. Take care. Allah Hafiz.